गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आप लोग के लिए संस्कृत का सेट लेकर आई हूँ जो कि आपके जो जेएसएससी झारखंड जेएसएससी का पेपर है सीजीएल का, उसमें जिन लोगों का संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर सब्जेक्ट है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 40 क्वेश्चन का सेट्स है, लेकिन एग्जाम में आप लोग के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100 होंगे और उसका जो टोटल मार्क्स है 300 का होगा। तो आपको यहाँ पे आप 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हो रहा है, डेली डिस्कशन हो रहा है, जिसमें आपके ग्रामेटिकल पोर्शंस, लिटरेचर पोर्शन और जो सिलेबस में आपका मेंशन है भाषा विज्ञान, वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य का इतिहास, इन सबसे क्वेश्चंस कवर हो रहा है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है निर्देश। निम्नलिखित श्लोक के अनुसार प्रश्न संख्या 1 से 3 तक का उत्तर दीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर दे दिया गया है अकॉर्डिंग टू जो आपका निर्देश है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक का उत्तर श्लोक को पढ़कर देना है। बिना पढ़े आप ये आंसर नहीं कर सकते, आपको श्लोक पढ़ना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। तो आपका श्लोक क्या है? भगवानम उपादेयम गुरुवचनम हेयम अपि च किम अकार्यम को गुरु अधिगतत्व शिष्या हितायोदत सततम। तो इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है जीवने उपादेयम किम भवति। क्वेश्चन 1, जीवने उपादेयम किम भवति? ए धनम, बी गुरुवचनम, सी पदम या डी अकार्यम। तो ये जो श्लोक है आपको श्लोक को पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है समझने के लिए। आप जितने आराम से एक एक शब्द को संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो आपको श्लोक समझ में आ जाएगा। और जो भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन है वो ऐसा आएगा जो कि आप श्लोक सुने हुए हैं। जैसे कि आपने अगर स्कूल लेवल में संस्कृत पढ़ा है तो नीति शतकम हुआ, या फिर जो कुछ स्टोरी बेस्ड है, अगर ये गद्यांश से आ रहा है तो ऐसा होगा कि जो आपने सुना हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ होगा। तो इस श्लोक का मतलब होगा जैसे कि भगवानम उपादेयम गुरुवचनम हेयम अपि च किम अकार्यम को गुरु अधितगत्व शिष्य हिताय द्वैत सततम। तो इसमें आपसे पूछा गया कि जीवने उपादेयम किम भवति? ए धनम, बी गुरुवचनम, सी पदम या डी अकार्यम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जीवने उपादेयम गुरुवचनम भवति। जीवने उपादेयम किम भवति? तो गुरुवचनम भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ग्राह्यम पदस्य विपर्य क। आपका पद दिया ग्राह्यम पदस्य विपर्य क। ऑप्शन ए हेयम, बी अकार्यम, सी सततम या डी हिताय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, ए हेयम, बी अकार्यम, सी सततम या डी हिताय। तो ग्राह्यम पदस्य विपर्य हेयम अस्ति क्या हो जाएगा? हेयम अस्ति हो जाएगा। आप श्लोक को पढ़िएगा तो आप श्लोक पढ़ के बार बार पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। हेयम अपि च किम अकार्यम। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हेयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरंतरम इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयोक्तम। निरंतरम इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयोक्तम? ए उद्दतः, बी सततम, सी हेयम या डी अधिगत। ठीक है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए उद्दतः, बी सततम, सी हेयम या डी अधिगत। तो आप श्लोक को बार बार पढ़िए। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निरंतरम इत्यर्थे श्लोके सततम पदम प्रयोक्तम। मतलब आपसे पूछा है कि जो निरंतर जो है इत्यर्थे श्लोके किम, जो रेगुलर है, कंटिन्यूअस है, उसके लिए कौन सा पद का प्रयोग किया गया। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप पढ़ के आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सततम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितरों में समास है। आपको शब्द दिया गया है पितरों, पूछा गया है समास कौन सा है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास या डी अव्ययी भाव। ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। तो
तो समास पहचाने का क्या तरीका, आप उसको विग्रह कीजिए। विग्रह करेंगे तो क्या समास आएगा, जैसे पितरों में क्या है, अब इसका विग्रह कीजिए तो आप इसमें देखेंगे कि दोनों पद क्या है, प्रधान है। तो दोनों पद जब प्रधान होता है तो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। बाकी जो द्विगु है वो क्या होता है, संख्यावाचक समास होता है, जिसमें संख्यावाचक रहता है, शब्द होता है, वो क्या होता है, द्विगु समास। कर्मधारय क्या होता है, उपमा उपमेय का भाव रहता है, एक विशेषण होता है, एक विशेष्य रहता है। इसी तरीके से हम लोग पहचानते हैं। और अव्यय भाव समास में क्या होता है, जो पहला पद है आपका, पूर्व पद क्या होता है, अव्यय शब्द होता है। तो यहाँ पे पितरों में आपसे पूछा गया, पितरों में क्या है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें भी अगर आप डिटेल में पढ़िएगा तो इतरेतर द्वंद्व होता है, एक देशज द्वंद्व होता है और समाहार द्वंद्व होता है। ठीक है, तो पितरों में क्या हुआ है, इतरेतर द्वंद्व हुआ है। लेकिन आपसे इतना नहीं पूछा, आपसे सिर्फ पूछा है कि कौन सा समास है। बस नॉलेज आप रखिए, लेकिन वहां पे आपसे सब्जेक्टिव तो है नहीं, ओनली एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको सिर्फ टिक लगा के आगे बढ़ जाना, जो सर्कल जो है वो गोला जो है वो काला करके आगे बढ़ना है, उसमें आपसे डिटेल नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पर्श वर्ण नहीं है। स्पर्श वर्ण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क च ट त प। ऑप्शन बी तालव्य श मूर्धन स दंत स ह। ऑप्शन सी त थ द ध न। ऑप्शन डी यंग मन न। आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, स्पर्श वर्ण नहीं है। तो स्पर्श वर्ण नहीं है आपसे पूछा गया है, तो कौन सा स्पर्श वर्ण है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्पर्श वर्ण हम लोग किसको बोलते हैं, आप जो भी ग्रामर बुक पढ़ रहे होंगे इसके लिए, तो उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर जब आप देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में आपको स्वर व्यंजन पढ़ना है। ठीक है, जब आप स्वर व्यंजन पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्वर के भेद, व्यंजन के भेद पढ़ने हैं। तो स्वर व्यंजन के भेद पढ़ेंगे तो आपको पता है कि किसको स्वर, कौन सा स्पर्श है, कौन सा अंतस्थ है, अयोगवा, ऊष्म क्या है। तो स्पर्श वर्ण कौन सा होता है, क से लेकर म तक जो होता है उसको हम लोग स्पर्श बोलते हैं। स्पर्श क्यों बोलते हैं, क्योंकि क से लेकर म तक जितने भी वर्ण हम लोग बोलते हैं, जिनका भी उच्चारण होता है, तो उसमें जो स्पर्श होता है, क्या क्या स्पर्श होता है, जैसे कि कंठ से हुआ, मूर्धा से हुआ, तालु से हुआ, दंत से हुआ, तो ये सब स्पर्श करते हुए इनका उच्चारण होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जैसे क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, ये सब क्या होते हैं, स्पर्श कहलाते हैं। कितने हैं ये, 25 वर्ण है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्पर्श वर्ण नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें नहीं है, ये नहीं पूछा जा रहा कि कौन सा है। तो कौन सा नहीं है हो जाएगा, क से लेके म तक को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद जो बचता है वो क्या हो जाएगा, स्पर्श वर्ण नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है, देखिए तालव्य श मूर्धन्य स दंत स जो है वो स्पर्श नहीं है, इसको क्या बोला जाता है, ऊष्म बोला जाता है। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, आप अगर स्टार्टिंग के चैप्टर सब अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप तुरंत आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊ का संप्रसारण है। ऊ का संप्रसारण है। ऑप्शन ए प, बी ब, सी द या डी य। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, संप्रसारण। तो ऊ का संप्रसारण क्या है, व। अब आप इसको भी डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आपको जितना है उच्छिप्त, ये वो जितना भी तरीके का व्यंजन का व्याख्या किया गया, स्वर किया गया, वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे। बहुतों को ये सब पता भी होगा, तो वो सब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर होता जाएगा। यहाँ पे क्या है, मुझे 40 क्वेश्चंस डिस्कस करना है, तो जहाँ पे जो समझाने लायक चीज है मैं वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क प्लस अयम। क प्लस अयम, ये क्या होगा, संधि विच्छेद होकर क्या बनेगा, को अयम, बी को अयम, एक में साइन दिया हुआ है, एक में अयम डायरेक्ट लिखा हुआ है। ऑप्शन सी कोडियम, ऑप्शन डी क अयम। तो क प्लस अयम संधि विच्छेद होकर शब्द क्या बनेगा, तो ये क्या बनेगा, को अयम। यह जो है, जो ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
ये कौन सा संधि हो रहा है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि में से कौन सा संधि होगा ये? यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है। यदि विसर्ग के पूर्व अलुप्त अत हो और परवन अलुप्त उत हो तो विसर्ग अथवा उसके पूर्वत विद्यमान र का क्या हो जाता है? उ हो जाता है और गुण होकर ओ बनता है और वह पूर्ववर्ती में ओ में लुप्ताकार एस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये इसका सूत्र है। तो आप जब भी संधि पढ़िए, समास पढ़िए, सूत्र के साथ पढ़िए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निश्चय पदे उपसर्ग अस्ति। निश्चय पद में कौन सा उपसर्ग है? ए चय, बी निध, सी निस या डी नी। ऑप्शन ए चय, आपसे उपसर्ग पूछा जा रहा है जो शब्दों के पहले आते हैं। बी निध, सी निस या डी नी। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सी निस उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दों के पहले आते हैं। बाकी जो चय है वो तो बाद में है, निध भी नहीं होगा और ओनली नी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महत्तर पदस्य प्रत्यय अस्ति। महत्तर पदस्य प्रत्यय अस्ति। ए, आपसे पूछा जाए जो महत्तर पद है उसमें प्रत्यय क्या होगा? ए महत, बी महान, सी तरफ और डी महियान। इसमें आपको क्या बताना है? प्रत्यय बताना है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? सी तरफ प्रत्यय होगा। महत्तर पदस्य प्रत्यय तरप अस्ति। तरप प्रत्यय में प का लोप हो जाता है। तरप में क्या? प हट जाएगा तो क्या बचेगा? त र बचेगा। तरह शेष रहता है। इसका प्रयोग दो में से एक दूसरे की अपेक्षा गुण को अधिक या न्यून बताने के लिए किया जाता है। इन सिंपल लैंग्वेज अगर बोले तो इसका यूज क्यों किया जाता है? एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए। महत्तर। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? इसमें कौन सा प्रत्यय है? तरप प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। संस्कृत में धातु रूप किसको कहते हैं? ए, ऑप्शन ए संज्ञा पद को, ऑप्शन ए संज्ञा पद को, बी कर्म पद को, सी क्रियापद को या डी विशेषण पद को। किसको कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा पद को, बी कर्म पद को, सी क्रियापद को या डी विशेषण पद को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी क्रियापद को। क्रियापद को संस्कृत भाषा में धातु रूप कहते हैं। जो हम लोग क्रिया, जो कार्य जो करते हैं उसी को क्या कहते हैं? धातु रूप। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि भव शब्द रूप या किसी चीज का मूल धातु पूछा जाता है। जैसे कि कुछ शब्द दे दिया गया है, पा है या पीबती है, पटती है, तो उसका मूल या मूल धातु रूप पूछा जा रहा है तो उससे क्या पूछा जाता है? क्रियापद ही पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुल गण होते हैं। गण कितने होते हैं? ए 10, बी 8, सी 5 या डी 7। कितने गण होते हैं? ऑप्शन ए 10, बी 8, सी 5 या डी 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए 10। ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप इसको, इस सेट को रेगुलर देख रहे हो तो 2-3 सेट पहले भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। अगर आप रेगुलर देख रहे होंगे तो आप क्वेश्चन सुन के आंसर कर सकते हैं। तो संस्कृत भाषा में कुल 10 गण होते हैं। भवादिगण, अरादिगण, चुहोदिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुरादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण और चुरादिगण। तो ये आप इसको याद कर लीजिए कौन कौन से गण होते हैं, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी संस्कृत से रिलेटेड एग्जाम देते होंगे जैसे सीटेट है या जेआरएफ नेट है, तो ये सब में इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब बहुत इजी है। मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप जितना हो सके इस टाइप का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख लीजिए तो आप उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे कि आपका सेट कैसा आएगा। जो ग्रामर है वो तो चेंज नहीं होने वाला, वही आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पद्यांश, गद्यांश या जो फिर आपका संस्कृत साहित्य का पोर्शन है उससे आपसे पूछा जाता है कि कितने सर्ग हैं, कौन से नायक है, कौन से नायिका है, या जो भी आपको, जैसे कालिदास हैं, भवभूति हैं,
तो इन लोग के बारे में, जैसे शिशुपाल वध, किरात अर्जुन, इन सब के बारे में आपसे स्टोरी के बारे में भी बीच बीच से क्वेश्चन है। आगे के 2-3 सेट पहले वाले आप देखेंगे तो उसमें मैंने संस्कृत साहित्य के कुछ लिटरेचर पोर्शन का डिस्कशन किया है और उसमें जो बेसिक क्वेश्चन है वो सारा कवर करा है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो लोग पिछला वीडियो भी जाके क्लिक करके देख सकते हैं। 20 to 21 वीडियोस आ गए हैं और हर सेट में क्या है 40 क्वेश्चंस है। तो आप वैसे भी रिवाइज अगर करते हैं, एक सेट में 40 है तो 20 में कितने हो गए, तो इतने क्वेश्चंस भी आप डेली अगर रिवीजन कर लेते हैं, साथ साथ आप अपना सिलेबस तो कवर कर ही रहे होंगे, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है अकॉर्डिंगली सिलेबस आप पढ़ रहे होंगे, तो आपका ये क्या है एक 40 क्वेश्चन का रिवीजन सेट हो जा रहा है जो आप डेली कर पा रहे हैं। क्योंकि जो पेपर 2 है वो भी कंपलसरी है। कंपलसरी मीन्स कि उसका जो मार्क्स आएगा वो आपका ऐड होगा, पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने डाला है, तो जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे उतना अच्छा आपको वो पोस्ट प्रेफरेंस आपको मिलेगा। तो जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 के लिए तो हिंदी इंग्लिश सभी को इतना आता ही है कि आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। जो सेकंड पेपर है लैंग्वेज, उसमें भी अगर स्केलिंग हुआ तो स्केलिंग तो होगा ही, अदर सब इतने सारे लैंग्वेज हैं। तो आपने जो भी पेपर रखा है पेपर 2 के लिए, जो भी लैंग्वेज पेपर रखा उसके लिए आप थॉरो पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और बात है थर्ड पेपर का, तो थर्ड पेपर आपका तभी चेक होगा, तभी इवेल्युएट होगा जब आप पेपर 1 और पेपर 2 को अच्छे से स्कोर करते हैं। वो आपका जीएस का पेपर है। जीएस का मतलब ही होता है कि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जीएस में आपको 30 क्वेश्चंस दिए हैं कि 30 क्वेश्चंस आएंगे। 20 क्वेश्चन साइंस का है, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का है, 20 मैथ्स का है, 20 रीजनिंग है और 40 क्वेश्चन जो है आपका झारखंड स्पेशल जो है, झारखंड करंट या स्पेशल जो भी बोले, तो आपका 40 क्वेश्चन है। उसके लिए भी आपको यहाँ पे 15 सेट आ गया है करंट अफेयर सेक्शन, जिसमें आपका झारखंड स्पेशल भी है, तो आप उसको भी रिवीजन कर सकते हैं। अब तो अब रिवीजन ही करेंगे ना, पहले तो आप पढ़े ही होंगे क्योंकि ये वैकेंसी तो बहुत टाइम पहले ही आया था, तो तब से आप रिवीजन पढ़ ही रहे होंगे। तो अब जो टाइम बचा है रिवीजन का बचा है, तो आप उसके 15 सेट्स देखकर रिवीजन कर सकते हैं झारखंड स्पेशल को। और जो अलग से जो पेपर 3 की जो मैं बोल रही थी उसके लिए भी 15 सेट्स दिए हुए हैं। 150 क्वेश्चन है ऑल टोटल उसमें, तो आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको बनाइए, सॉल्व कीजिए। और अगर किसी भी पोर्शन में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे जीएस में हो, जीएस के कोई भी सेक्शन में, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, जो भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। या कुछ वीडियोस भी उसमें डले हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी दिए हुए हैं, जैसे पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के एमसीक्यू फॉर्मेट में भी है, और एक्सप्लेनेशन मींस मेंस टाइप जो क्लासेस होते हैं उसमें भी दिया हुआ है। तो आप वो वीडियोस रिवीजन, मतलब जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप वो सब वीडियोस रेगुलर देख के कुछ पोर्शंस आपका जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो आप कहीं और भी पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो सब वीडियोस देख के रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के लिए आपका चल ही रहा है झारखंड करंट, आप उसको देख सकते हैं। और एक बीपीएससी का करंट भी चल रहा है फॉर बीपीएससी कैंडिडेट, वो इंग्लिश में चल रहा है, तो उसमें आप 101 फैक्ट्स डेली रिवीजन आपका हो रहा है, तो आप वो देख सकते हैं। और जो भी आपका लूपहोल्स है, जो आपका वीक सेक्शन है, आप उसको कवर कर सकते हैं। तो बीपीएससी में भी नेगेटिव मार्किंग है, तो टू अवॉइड योर नेगेटिव मार्किंग आप उस क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको, मतलब रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सब के लिए जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को कंप्लीट, मतलब ट्राई टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। आप कंप्लीट देखेंगे तभी तो आप समझेंगे ना कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, बीच से कौन सा क्वेश्चन आए। तो उसके लिए क्या है, आपको वीडियो जो है कंप्लीट देखना पड़ेगा। कंप्लीट वीडियो देखिए, उसके क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बैक टू आप आते हैं, आपका कौन सा नंबर चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 12। आपका क्वेश्चन था कुल गण होते हैं, गण मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। जो आप व्याकरण पढ़ते हैं उसमें वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं। अब आपसे समास के टाइप पूछे, कारक के टाइप पूछे, तो ये सब क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए 5, बी 3, सी 2 या डी 4। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत व्याकरण में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद
कितने प्रकार के होते हैं? पद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 5, डी 3। पद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पद 2 प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिगंत। ठीक है, इसमें आपसे सिर्फ पूछा गया कौन कौन सा, ये नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका धातु कितने प्रकार के होते हैं? धातु कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5, बी 2, सी 3 या डी 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी 2। कौन कौन से होते हैं? अब कौन कौन से होते हैं पूछा तो नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं, आत्मनेयपदी और परस्मैपदी। जब आप धातु रूप पढ़ेंगे ना, पढ़ते हैं ये हैं, पढ़ना ही है आपको, तो उसमें आप आत्मनेयपदी शब्द और परस्मैपदी शब्द को पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिट लकार किस काल का बोधक है? किस काल का बोधक है? जो हम लोग लकार पढ़ते हैं तो लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार और विधिलिंग, इनमें से जो लिट लकार है किस काल का बोधक है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो लिट लकार जो है भविष्यत काल को कहते हैं हम लोग, जो फ्यूचर टेंस होता है उसके बारे में। ये सब तो वेरी इजी क्वेश्चन है, ये तो मतलब आप नहीं भी पढ़े, नहीं भी रिवीजन किए, तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित श्लोक के माध्यम से प्रश्न संख्या 16 से 18 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। सेम है, आपको श्लोक पढ़ना है, श्लोक पढ़कर समझकर उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन है आपका, श्लोक है आपका, कः पत्थर धर्म कः शुचियः यस्य मानसम शुद्धम कः पंडित विवेकी किम विषम अवधीर्ण गुरुषु। ठीक है, आपसे पूछा गया है कह पत्थर, मतलब श्लोक दिया गया है, उसमें श्लोक में है कह पत्थर, पत्थर मतलब किसको बोलेंगे? कह पत्थर। धर्म कह शुचिर्यः यस्य मनसम शुद्धम क पंडित विवेकी किम विषयम अवधीर्णम गुरुषा, मतलब इसमें क्वेश्चन भी आंसर भी है। क पत्थर धर्म शुचिर्यः, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहला है पथ्यतर क भवति, पथ्यतर क भवति, ए धर्म, बी शुचि, सी धनम या डी विवेकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए धर्म, धर्म पथ्यतर भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपका श्लोक से है। मुख्य पदस्य क विप्रय, ए पंडित, बी जलम, सी मनसम, डी धनम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य पदस्य विप्रय पंडित अस्ति। ठीक है, ऑप्शन ए है इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरस्करणम इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयोक्तम, तिरस्करणम इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयोक्तम, ए पथ्यतर, बी अवधीर्णा, सी विषम या डी पंडिता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तिरस्करणम इत्यर्थे अवधीर्णा पदम श्लोके प्रयोक्तम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभित इति योगे विभक्ति भवति, अभित इति योगे विभक्ति भवति, ए षष्ठी, बी पंचमी, सी तृतीया या डी द्वितीया। अभित इति योगे विभक्ति, इसका मतलब क्या होगा कि अभित इति योगे विभक्ति, अभित शब्द का प्रयोग होता है तो कौन सा विभक्ति लगता है? ठीक है, ऑप्शन ए षष्ठी, बी पंचमी, सी तृतीया, डी द्वितीया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बहुत इजी है, लास्ट वाला जो है बी द्वितीया, सॉरी डी द्वितीया।
तो इसमें आप एक सूत्र है, वो सूत्र अगर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें एक सूत्र है अभितः सर्वतः परितः। अभितः पर्वतः सर्वतः योग्य क्या होता है, द्वितीय विभक्ति लगती जब भी ये शब्द प्रयोग होते हैं। कौन कौन से, अभितः परितः सर्वतः। तो इन सब के योग में, इन शब्दों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे ग्रामम परितः नदी अस्ति। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधु इति शब्दस्य सप्तमी एक वचनस्य रूप अस्ति। आपसे पूछा गया साधु, साधु शब्द जो है उसका सप्तमी एक वचन में क्या होगा, ए साधुभ्याम, बी साधु नाम, सी साधव या डी साधुसु। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, साधु इति शब्दस्य सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगा, साधव हो जाएगा, साधव अस्ति, ऑप्शन सी। साधु रूप धातु रूप में तो आपको सिंपल पढ़ना, उसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके उच्चारण में वायु मुख विवर से निर्बाध बाहर निकलती है। जिसके उच्चारण में वायु मुख विवर से निर्बाध बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं, ए व्यंजन, बी स्वर, डी अंतस्थ, सी अंतस्थ या डी ऊष्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी स्वर। वायु मुख विवर से निर्बाध बाहर निकलती है, तो किसमें, जिसमें आप उच्चारण करके देखिए किसमें निकलता है, स्वर में निकलता है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर जो आपका स्वर व्यंजन वाला है उससे क्वेश्चन आता है, तो ये सब इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य प्रयत्न श्वास का दूसरा नाम क्या है, ए अघोष, बी घोष, सी नाद या डी सवार। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए अघोष। बाह्य प्रयत्न श्वास का दूसरा नाम है। अघोष है वह ध्वनियां होती है जिसमें कंपन नहीं होता है, जैसे क ख च छ ट थ, तो ये सब क्या होता है, अघोष कहलाता है। मैं पहले भी आपको घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण बता चुकी हूँ किसको कहते हैं। ये सब तो पहला चैप्टर का क्वेश्चन है और ये इजी भी है, आप नहीं भी पढ़े होंगे, क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा श श श जो होते हैं क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाह्य प्रयत्न नाद का दूसरा नाम क्या है। सेम क्वेश्चन रिपीटेशन है। बाह्य प्रयत्न नाद का दूसरा नाम क्या है, अघोष, बी घोष, सी श्वास या डी सवार। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तालव्य स का ध्वनि वर्ग है, ए पार्श्विक, बी स्पर्श, सी संघर्षी या डी स्पर्श संघर्षी। क्या हो जाएगा, पार्श्विक, स्पर्श, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो ये जितने भी चार दिए, चारों का डेफिनेशन आपको पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक या स्पर्श संघर्षी या स्पर्श कौन सा होता है। तो क से लेके म तक क्या होता है, स्पर्श होता है, सभी को पता है। संघर्षी क्या होता है, पार्श्विक क्या होता है या स्पर्श संघर्षी क्या होता है, ये डेफिनेशन आपको नहीं पता है तो आप वन प्रकरण जो पहला चैप्टर है उसमें आप जाइए, उसमें आपको डिटेल में ये सारा का एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन था आपका, श का ध्वनि वर्ग क्या है, जो तालव्य श है। तो तालव्य श का ध्वनि वर्ग संघर्षी है। संघर्षी व्यंजनों की विशेषता यह है कि उनकी ध्वनि को वायु प्रवाह जारी रखकर लंबे समय तक बिना रुके शुद्ध रूप से जारी रखा जा सकता है। जब आप इसको बोलेंगे तो लंबे समय तक वायु प्रवाह जारी रखकर बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संघर्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क का घोष रूप है, ए स, बी द, सी ख या डी ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क का घोष रूप क्या है, ग है। क और ग क्या है, एक ही मतलब वर्ग क्या है ना, क ख ग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कौन सा स्वर है? अ कौन सा स्वर है? अ कौन सा स्वर है? ऑप्शन: वर्तुल स्वर, बी पश्च स्वर, सी केंद्रीय स्वर या डी अग्र स्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन समझ गए आप? अ आपसे पूछा गया तो अ क्या है? केंद्रीय स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग का काम करता है वह क्या कहलाता है? केंद्रीय स्वर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ उ कौन सा स्वर है? ए अग्र, बी पश्च, सी केंद्रीय या डी अर्धविवर्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्च स्वर, ऑप्शन बी जो है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पश्च स्वर बोलते हैं। जब आप उच्चारण करेंगे और सही उच्चारण करेंगे तब आप इसका आंसर उच्चारण करते से ही बता देंगे कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा आज पहला ही चैप्टर से क्वेश्चन है, वर्ण प्रकरण से पूछा गया है। ए कौन सा स्वर है? ऑप्शन ए अर्धविवृत, बी विवृत, सी संवृत या डी अर्ध संवृत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए अर्धविवृत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, ठीक है, जो आपका मुंह है वो आधा खुलेगा, वे अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ए और औ। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं, आप उच्चारण कीजिए आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, ओ कौन सा स्वर है? ओ कौन सा स्वर है? संवृत, बी अर्ध संवृत, सी विवृत या डी अर्ध विवृत। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध विवृत स्वर है। जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता, ओ बोलेंगे तो पूरा नहीं खुलता, आधा बंद रहता है, वे अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे ए और ओ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको फिर श्लोक पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो श्लोक पढ़िए क्या है। निम्नलिखित श्लोक के माध्यम से प्रश्न संख्या 30 से 32 तक का उत्तर दीजिए। ठीक है, श्लोक है आपका, नल नल निध नल सॉरी नली है, नल नहीं है। नली निध लगत जल वतरल किम यौवन धनम चायु कथय पुनः के शशिण किरण क्षमा सज्जना एव। श्लोक क्या है आपका? नलिनी 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 नद गलत जल वतरल किम यौनम च वायु यौनम धनम च आयु है। यौनम धनम च आयु कथनम पुनः ये शशिण किरण समा सज्जना एव। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है इसमें। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया, संजना कस्य किरण समा भवंती। किरण समा है, ठीक है। सज्जना कस्य किरण समा भवंती। ए तारका, बी शशिण, सी सूर्य, डी धनवंत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संजना कस्य किरण समा भवंती। संजना सशिणा किरण समा भवंती, तो क्या हो जाएगा? सशिणा, ऑप्शन बी। इसमें पूछा गया संजना कस्य किरण समा भवंती। तो आप श्लोक पढ़िए, श्लोक पढ़ के आप देखिए, कथय पुनः के सशिना किरण सभा, तो क्या हो गया है? संजना। श्लोक में ही उसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्जना पदस्य क विप्रय। दुर्जना पदस्य क विप्रय। ए संजना, सज्जना, संजना नहीं है, सज्जना, बी मूर्खा, सी विद्वान, डी साधव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुर्जन पदस्य विप्रय सज्जन अस्ति। दुर्जना का अपोजिट पूछा है तो क्या हो जाएगा? सज्जना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पत्रम इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम? पत्रम इत्यर्थे श्लोकम किद पदम प्रयुक्तम? ए दल, बी नलिनी, सी तरलम, डी चायु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्रम इत्यर्थे श्लोके दलम पदम प्रयुक्तम, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गवेषाणाम इति पदस्य संधि विच्छेद क भविष्यति? गवेषाणाम शब्द दिया हुआ, उसका आपको संधि करना है। ए गवे प्लस एषणा, बी गो प्लस एषणा, सी गौ प्लस एषणा, या डी गवी प्लस एषणा। तो इसका आपको संधि करना है, तो संधि आप कर ही लेंगे, इजी क्वेश्चन है। गो प्लस एषणा, गो प्लस एषणा, ऑप्शन बी है। यह कौन सा संधि है? अयाधि संधि का उदाहरण है। ठीक है, और सूत्र भी इसमें आता है। तो सूत्र अगर आपको याद होगा, तो आपसे पूछा तो नहीं है इसमें, अगर पूछेगा तो आप बताएंगे कि एचो अवाय संधि है। जिस संधि में अय या अय अव आय आव होता है उसे अयाधि संधि कहते हैं। तो आप संधि करके देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु शुद्धम रूपम किम? नीचे लिखा हुआ है शब्द, उसमें आपसे पूछा गया है कि शुद्ध क्या है। ए विपदी ददातु में धनम भवान, बी विपदे देहि में धनम भवान, सी धनम यच्छतु विपन्ने, डी ददनु धने विपदी। तो इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस जो है वो बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विपदु ददातु में धनम भवान शुद्ध रूप है इसका, जो पहला है विपदी ददातु में धनम भवान। ठीक है, ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अ व आकारस्य परे ए व एकार आगच्छतु तदा भविष्यति? यदि अ व आकारस्य परे ए व एकार आगच्छतु तदा भविष्यति, ऑप्शन ए का ए, हिंदी वाला ए, ऑप्शन बी अय, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी औ। तो इसमें क्या हो जाएगा? यदि अ और अकारस से परे ए, या वो जो आपका क्वेश्चन है, तब क्या होगा? तब आपका जो ऑप्शन बी है वो हो जाएगा। तो ये जो है, यदि अ और अकारस से परे ए और एकार आगच्छतु तदा ए भविष्यति, तो ये कौन से संधि में होता है? ये वृद्धि संधि में होता है। वही आपसे पूरा सूत्र देकर पूछा गया है कि ये किस में होता है। तो ये किस में होता है? वृद्धि संधि में होता है। वृद्धि रेची अर्थात अत से परे एच हो तो वृद्धि एकादश हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वत् कस्य सर्वनाम्न रूपम अस्ति? आपसे पूछा गया त्वत् कस्य सर्वनाम्न रूपम अस्ति? ए तत्, बी इदम, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सी अश्मद, या डी युष्मद। तो आप तत्शब्द रूप या त्वत् जो आपसे पूछा गया है, तो आप शब्द रूप अगर आप पढ़े हो तो देखते से बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। त्वत् जो है, जब हम लोग युष्मद शब्द रूप पढ़ते हैं तब आता है। ठीक है, त्वत् युष्मद सर्वनाम्न रूपम अस्ति। त्वत् किस में आता है? युष्मद जो सर्वनाम शब्द है उसमें आता है। किस में आता है? पंचमी विभक्ति एक वचन में। ठीक है, त्वम युवाम युवम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभि युष्मभ्यम, ऐसे आप पढ़ेंगे। तुभ्यम युवाभ्यम युष्मभ्यम, तब आता है त्वत् योभ्य, त्वत् आएगा उसमें। तो त्वत् कौन सा हो जाता है? युष्मद शब्द रूप हो जाता है। युष्मद शब्द रूप का पंचमी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च इतस्य स्वरूपम किम? उच्च इतस्य स्वरूपम किम? ए धातु, बी प्रत्यय, सी सर्वनाम, या डी अव्यय। आपसे एक शब्द देकर पूछा गया कि यह क्या है? धातु है, प्रत्यय है, सर्वनाम है, अव्यय है। उच्च शब्द क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह क्या है? अव्यय शब्द है। ठीक है,
धातु प्रत्यय सर्वनाम नहीं है, ये क्या है, अव्यय शब्द है। आप सर अभी समास में देखे थे अव्यय भाव समास से, या विकारी अविकारी जब पढ़ेंगे तो उसमें भी आप अव्यय शब्द पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, येनांग विकार में विभक्ति होती है। येनांग विकार कारक का सूत्र है, आप पढ़े हैं। वैसे अंगवाच्य जो शब्द है, वैसे शब्द जिसमें किसी अंग में विकार का पता चलता है, वहां पे क्या होता है, तृतीया विभक्ति होती है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए ए चतुर्थी, बी पंचमी, सी तृतीया या डी प्रथमा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, येनांग विकार ऑप्शन हो जाएगा तृतीया। ठीक है, सूत्र है आपका, सूत्र से पूछा गया है। येनांग विकार में तृतीया विभक्ति होती है। इजी है, इसमें आपको कारक में कुछ सूत्र होते हैं, जैसे चतुर्थी के सारे सूत्र इंपॉर्टेंट है, तृतीया विभक्ति के कुछ द्वितीय विभक्ति के। तो उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप शब्द देखते थे तो तुरंत करेक्ट आंसर बता सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है, नमः स्वस्ति सुहा सदा हुआ, या फिर कर्मणि द्वितीया हुआ, सहार्थे तृतीया होती, ये सब इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये आप जितना भी हो सके पढ़ लीजिए। विप्रय के प्रकार हैं, विप्रय के प्रकार हैं A5, B15, C20 या D8। इसमें आपको बताना है कितने हैं। तो विप्रय 5 प्रकार के होते हैं। लिंग परिवर्तन द्वारा पृथक जाति शब्द, लिंग परिवर्तन द्वारा, पृथक जाति शब्द द्वारा, उपसर्ग द्वारा, उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले शब्दों को बदलने से, नए समास के पद द्वारा। तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब 5 क्या क्या होते हैं वो बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये था 40 क्वेश्चन का सेट। आप डेली इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिन लोगों को किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या ग्रामर सेक्शन हो, साहित्य सेक्शन हो, या भाषा ज्ञान हो, या कोई भी सेक्शन में संस्कृत रिलेटेड प्रॉब्लम आप इसमें पूछ सकते हैं। और भी अदर कोई सेक्शंस में, आइदर जीएस हो, करंट अफेयर हो, किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी कंप्लीट वीडियो सारे आप लोग के लिए ही बनाए गए हैं, तो आप लोग इनको देखिए, एंजॉय कीजिए, एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। और जो भी आपका पोस्ट प्रेफरेंस है वो आप सेलेक्ट, आपको वो पोस्ट प्रेफरेंस मिल सकता है अगर आप थॉरो स्टडी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक नहीं है, कारक कौन सा नहीं है। ए कर्ता, बी अधिकरण, सी संबंध या डी कर्म। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा कारक नहीं है। ऑप्शन ए कर्ता, बी अधिकरण, सी संबंध या डी कर्म। कौन सा कारक नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, संबंध कारक की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन सी। क्यों नहीं आता है, संस्कृत में क्या होता है, कारक के 6 भेद होते हैं। ठीक है, हिंदी में पढ़ेंगे तो 8 होते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, 6 होते हैं। इसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान और अधिकरण। ठीक है, संबंध और संबोधन में क्या होता है, संस्कृत में इसको कारक नहीं माना जाता है, लेकिन हिंदी में ये कारक की श्रेणी में आते हैं। तो हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक के 8 भेद होते हैं और संस्कृत में 6 भेद होते हैं। लेकिन हम लोग उसमें सूत्र में पढ़ेंगे, षष्ठी चानादरे जो संबंध वाले सूत्र हैं वो सारा कारक में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर 40 क्वेश्चन। आपका 40 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो गया है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।